गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः YouTube की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 बोर्ड के विषय व्यवसाय अध्ययन की, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर प्रबंध एवं उसके परिचय के बारे में। हम लोगों ने प्रबंध के इस फर्स्ट चैप्टर में प्रबंध का परिचय, उसका अर्थ, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रबंध की परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य तथा प्रबंध के महत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति, देखिए, प्रबंध को वर्तमान में कई रूपों में देखा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं प्रबंध एक बहुविद्या के रूप में, प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में, प्रबंध पेशे के रूप में, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। तो हम चर्चा करते हैं इसमें से। देखिए, चारों में से कोई सवाल पूछा जा सकता है इस बार, चाहे वो 1 नंबर से पूछे, चाहे वो 2 नंबर से पूछे, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझना। मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रबंध एक बहुविद्या के रूप में कैसे। देखिए, मैं बात करूं, प्रत्येक विद्या का एक अपना उद्देश्य होता है, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया जाता है। अलग अलग सिद्धांतों का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। और प्रबंध भी अपने आप में क्या है? एक स्वतंत्र विद्या है। क्या है? एक स्वतंत्र विद्या है। किंतु इसके सिद्धांतों को विकसित करने में विभिन्न विद्याओं के कारण इसे क्या कहा गया है? बहुविद्या कहा गया है। यानी हालांकि प्रबंध है तो एक स्वतंत्र विद्या, लेकिन इसके सिद्धांतों को विकसित करने में विभिन्न विधाओं को के कारण ही इसे बहुविद्या के रूप में माना गया है। जैसे मैं बात करूं कौन कौन सी ऐसी विद्याएं शामिल की गई, तो मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र की। देखिए, अर्थशास्त्र से या अर्थशास्त्र का क्या योगदान है? अर्थशास्त्र से हम लोगों ने निर्णय प्रक्रिया एवं संसाधनों का आवंटन को प्रबंध में लिया। मैं बात करूं जीव विज्ञान व मनोविज्ञान की, तो जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में हम लोगों ने मनुष्य के व्यवहार और उसके नियंत्रण की प्रक्रिया को समझा। बात करूं मैं राजनीतिक शास्त्र की, तो इसमें हम लोगों ने संगठन संरचना एवं संगठन के सिद्धांतों को पढ़ा। देखिए, अर्थशास्त्र से क्या लिया हम लोगों ने? अर्थशास्त्र से हम लोगों ने निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन। राजनीतिक शास्त्र से हम लोगों ने संगठन संरचना, संगठन के सिद्धांत। जीव विज्ञान से हम लोगों ने, या जीव विज्ञान और मनोविज्ञान से हम लोगों ने व्यक्ति के व्यवहारों को समझने एवं नियंत्रण करने संबंधित सिद्धांत। इसी तरीके से मैं बात करूं मानव शास्त्र की, तो मानव शास्त्र से हम लोगों ने नैतिक मूल्यों एवं व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ा, जहां उनका योगदान लिया इसमें। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध शास्त्र ने इन सभी शास्त्रों की विभिन्न सामग्रियों का एकीकरण किया, और एकीकरण करके प्रबंधों के प्रयोग हेतु बनाया। तभी इसे क्या कहा गया है? प्रबंध एक बहुविद्या के रूप में। अब मैं बात करता हूं प्रबंध कला एवं विज्ञान। देखिए, प्रबंध एक कला है या प्रबंध एक विज्ञान है, या प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, कैसे? इसके लिए मैं चर्चा करूं। देखिए, बात है प्रबंध एक कला है, तो प्रबंध कला है क्यों? क्योंकि प्रबंध में कला की भांति ही काफी ऐसी विशेषताएं पाई जाती है। कला की भांति विशेषता प्रबंध में है, तभी प्रबंध क्या कहा गया है? कला कहा गया है। लेकिन अब ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो
ये साबित करती है कि प्रबंध एक कला है। देखिए नंबर 1, प्रबंध में कला की भांति ही ज्ञान एवं चातुर्य का उपयोग कर इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जाता है। देखिए कला में क्या है, कला में ज्ञान, क्योंकि कला किस पर आधारित है, कला ज्ञान एवं चातुर्य पर आधारित है। तो प्रबंध में उस कला की तरह ही ज्ञान एवं चातुर्य को शामिल करके, उसका उपयोग करके हम लोग अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करते हैं। नंबर 2, प्रबंध अन्य कलाओं की भांति व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। प्रबंध भी क्या है, व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। हर कोई प्रबंध नहीं कर सकता, तो प्रबंध भी व्यक्तिगत, क्योंकि कला भी क्या है, कला भी एक व्यक्तिगत गुण है, इसलिए प्रबंध भी एक व्यक्तिगत गुण है। नंबर 3, अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में भी निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त की जा सकती है। देखिए निरंतर अभ्यास, आज एक चित्रकार चित्रकला का कार्य करता और वो चित्र बना बनाकर उसमें इतना दक्ष हो जाता है कि वो पहले जो शुरुआत 1 घंटा ही चित्र बनाने के लिए लेता था, लेकिन अब वो मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर उस चित्र को बना सकता है। तो ये किस पर डिपेंड हुआ, निरंतर अभ्यास से। तो प्रबंध भी कला की भांति निरंतर अभ्यास से प्रबंध दक्षता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कि अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में भी सृजनात्मकता प्राप्त की जा सकती है और जिसका उद्देश्य समस्याओं के समाधान में हो सकता है। देखिए सृजनात्मकता प्राप्त की जा सकती है, यानी काम को इतने अच्छे से अच्छे तरीके से करना कि उसका जो आउटपुट है अच्छा प्राप्त हो, समस्याओं का समाधान आसानी से शीघ्रता से किया जा सके। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था प्रबंध एक कला के रूप में। तो इस कला के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कला की जो विशेषताएं हैं बस उसमें ये देखना है कि प्रबंध में उन कलाओं को कैसे शामिल किया गया, कला की विशेषताओं को शामिल किया गया, तब जाकर बना प्रबंध एक कला के रूप में। मैं बात करूं प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, तो देखिए प्रबंध विज्ञान भी है, प्रबंध विज्ञान भी है। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रबंध विज्ञान है न कि शुद्ध विज्ञान है। प्रबंध क्या है, सिर्फ एक विज्ञान है। क्यों है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान की भांति ही यह एक ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। देखो विज्ञान में क्या होता है, स्टेप टू स्टेप प्रयोग किए जाते हैं, सिद्धांत आधार पर प्रयोग किए जाते हैं और निष्कर्ष निकाला जाता है, क्रमबद्ध होता है, स्टेप टू स्टेप होता है, तब जाके एक फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रबंध भी विज्ञान की भांति क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है। प्रबंध कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है। देखिए विज्ञान में क्या, विज्ञान में भी कारण, क्यों ये चीज क्यों हुई, जैसे सेब का पेड़ से गिरना क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, तब जाके पता लगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, और फिर परिणाम प्राप्त किया कि इस वजह से ये हुआ। तो प्रबंध में भी यही है कि कारण एवं परिणाम में संबंध पाया जाता है, तथा इस प्रकार प्रबंध में भी कुछ विज्ञान की भांति ही विशेषताएं हैं, तभी हम लोग प्रबंध को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो प्रबंध में विज्ञान की भांति ही स्थिति अध्ययन के आधार पर, स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों को विकसित किया जाता है, सिद्धांतों को, नियमों को एक समूह प्रदान करता है और जिसे सार्वभौमिकता से क्या किया जाता है, लागू किया जाता है स्थिति अध्ययन के आधार। विज्ञान की भांति ही प्रबंध सिद्धांत प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं, यानी जो विज्ञान की भांति जो प्रबंध के भी सिद्धांत हैं उन्हें प्रयोगों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर, सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या या समाधान के निवारण के प्रयोग में किया जाता है। देखिए प्रबंध के जो सिद्धांत बने हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर प्रबंध के सिद्धांतों की। तो प्रबंध के सिद्धांत समस्या के सिद्धांतों के निवारण में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, विज्ञान की भांति ही प्रबंध के सिद्धांत भी कारण एवं परिणामों के संबंध को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस कारण हम कह सकते थे कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। तो देखिए प्रबंध कला एवं विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा, समझा इसकी विशेषताओं के आधार पर। अब अपन बात करते हैं प्रबंध कला एवं विज्ञान को अंतर के रूप में एक बार अपन समझते हैं
कि प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला के रूप में। देखिए विज्ञान के रूप में कैसे है कि ज्ञान के आधार पर उससे दक्षता प्राप्त होती है। नो डाउट प्रबंध को हम लोग विज्ञान के आधार पर डिवाइड करते हैं तो हम लोग जरूर यही कहेंगे ज्ञान के आधार पर दक्षता, क्योंकि विज्ञान के लिए ज्ञान जो एक संस्थाओं द्वारा अर्जित किया जाता है, उस ज्ञान के आधार पर ही दक्षता प्राप्त की जाती है। लेकिन प्रबंध में अभ्यास के आधार पर निरंतर जब अपन अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूटी जब रखेंगे, हमने भी पढ़ाया कि निरंतर अभ्यास द्वारा दक्षता प्राप्त की जा सकती है, तो उससे वही कि प्रबंध कला का अभ्यास का जब निरंतर अपन अभ्यास करेंगे तो उसमें और नो डाउट दक्षता प्राप्त होगी, का अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट हो जाता रहता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हुई सुजान। नेक्स्ट, प्रबंध विज्ञान में सिद्धांतों का प्रतिपादन। प्रबंध में क्या होता है? सिद्धांत, और सिद्धांत बनते हैं, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। और कला में अगर अपन बात करें तो सिद्धांतों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, समस्याओं को परिभाषित करता है। देखिए विज्ञान में क्या है, प्रबंध में क्या है, प्रबंध विज्ञान के रूप में समस्याओं को परिभाषित करता है कि समस्या है कौन कौन सी, उनको स्पष्ट करता है। और इसमें क्या होता है, समस्याओं की व्याख्या की जाती है, किस वजह से समस्याएं क्रिएट हुई उसकी व्याख्या की जाती है। वैज्ञानिक प्रतिरूप के आधार पर निर्णय, यानी जब प्रबंध एक विज्ञान है तो यहां पर वैज्ञानिक प्रतिरूप यानी बकायदा एक साइंटिफिक तरीके के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, बट इसमें अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कला में किसके आधार पर लिए जाते हैं? अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए ये अंतर के रूप में हो सकता है सवाल यूं पूछ रहे कि प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में अंतर द्वारा स्पष्ट करो, तो ये 4 अंतर आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, एक बार आप इसे नोट करें। तो अब अपन बात करते हैं प्रबंध पेशे के रूप में। प्रबंध पेशे के में, तो प्रबंध पेशे के रूप में बात करने से पहले अपन जानते हैं अपन जानते हैं पेशे का अर्थ क्या है। पेशे का अर्थ क्या है? तो पेशा वह व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर आधारित है। ध्यान से सुना डेफिनेशन को कि पेशा वह व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण, बौद्धिक अध्ययन यानी उसके लिए बकायदा अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा, तो बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर आधारित है और जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड ज्ञान की आवश्यकता है तथा पेशेवर व्यक्ति के आचार संहिता का पालन करते हुए फीस या वेतन लेकर सेवाएं देते हैं। और पेशेवर व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी आचार संहिता का मतलब इसी सीमा के अंतर्गत रहते हुए जो बने हुए नियम, उन नियमों का पालन करते हुए फीस या वेतन लेकर क्या करते हैं? अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये तो थी पेशे का अर्थ। अब अपन बात करते हैं प्रबंध पेशे के रूप। तो देखिए प्रबंध में पेशे की कुछ विशेषताएं तो होती है, लेकिन कुछ विशेषताएं, पेशे की कुछ विशेषताओं क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है या नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं नंबर 1 कि प्रबंध ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। प्रबंध क्या है? आज के समय में ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है और शाखा के रूप में विकसित भी हो चुका है और इस ज्ञान के विस्तार में बहुत सी संस्थाएं लिप्त है। अतः प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसी काफी सारी संस्थाएं हैं जो प्रबंध को एक पेशे की श्रेणी में रखी हुई है, यानी वो एक स्पेसिफिक उन्हें ज्ञान दे रही है, उस प्रबंध का ज्ञान दे रही है उन्हें, इसलिए हम लोग इसे पेशेवर की श्रेणी में रख सकते हैं। नंबर 2, ज्ञान की प्राप्ति के लिए औपचारिक व्यवस्था है। औपचारिक यानी एक व्यवस्थित तरीका है और उसके पश्चात ही, उसके अंतर्गत ही उपाधि देने की व्यवस्था है। यानी जब आप एक व्यवस्थित तरीके से इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तब आपको उसकी क्या दी जाएगी? उपाधि दी जाएगी। जैसे MBA की डिग्री दी जाती है, BBA की डिग्री दी जाती है, मैनेजमेंट की कोई भी डिग्री दी जाती है, तो ये उपाधि होगी। आगे बात करूं मैं अन्य प्राचीन स्थापित पेशे, जैसे अपन बात करें चिकित्सा की, कानून की, तो ये के समान भी प्रबंध में भी कुछ प्रतिनिधि संस्थान है। यानी जिस प्रकार एक डॉक्टर बनने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट है, वकालत करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए अच्छे लॉ कॉलेज हैं, ठीक उसी प्रकार प्रबंध की पढ़ाई करने के लिए भी बाकायदा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। जैसे इंडिया का टॉप मोस्ट माने अपन तो IIM अहमदाबाद, ये
एक बहुत बड़ी संस्था है जो प्रबंधक तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, अन्य पेशे की भांति प्रबंध में भी आचार संहिता की व्यवस्था है। आचार संहिता जैसे पता नियम, जैसे एक डॉक्टर तो उसको अपने नियमों के अंतर्गत रहते हुए, अपने नियमों का पालन करते हुए लोगों की सेवाएं करना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार पेशे में भी आचार संहिता होती है और उन्हीं आचार संहिता नियमों के आधार पर उन्हें कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये हम सामान्य देखें प्रबंध पेशे का अगर सवाल आता है कि प्रबंध एक पेशे के रूप में स्पष्ट रूप में ये लाइनें लिख सकते हैं। सर पूछा जाए पेशेकार, तो मैंने इससे पहले जो आपको डेफिनेशन दी वो आप डेफिनेशन याद कर लें। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि पेशे की विशेषताएं बताइए, पेशे की विशेषताएं, तो पेशे के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। संबंधित संगठन या संस्था के द्वारा पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की प्रविष्टि का नियमन किया जाता है। यानी किसी प्रतिष्ठित संगठन या संस्था में प्रवेश करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसी के आधार पर एक अच्छी प्रतिष्ठित पेशेवर संस्था के द्वारा एडमिशन प्राप्त होता है। पेशेवर व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य फीस या वेतन लेकर सेवाएं देना होता है। पेशेवर व्यक्तियों में व्यवहार कुशलता का गुण होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, एक पेशे की विशेषताएं हैं, एक पेशे की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि पेशेवर प्रबंध में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, पेशेवर प्रबंधक के अंतर्गत या पेशेवर प्रबंध में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए वही की वही लगभग लाइनें होगी, इसी के इर्द गिर्द वाली घूमने वाली लाइनें हैं। जैसे पेशेवर ज्ञान एवं तकनीक के प्रति समर्पित होना चाहिए, यानी जो पेशेवर ज्ञान है एवं तकनीक के प्रति समर्पित होना चाहिए पेशेवर ज्ञान। नंबर 2, आधुनिक प्रबंध की तकनीकों का प्रयोग, आधुनिक प्रबंध की तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक प्रबंध की तकनीकें कौन कौन सी है उनका ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 3, व्यक्तिगत स्वेच्छा चरित्र के स्थान पर टीम भावना पर बल दिया जाना चाहिए। यानी आज की हम लोग बात करें एक पेशेवर प्रबंध की, तो वहां पर एक व्यक्तिगत स्वेच्छा आधारित काम नहीं होता है, टीम वर्क पर बल दिया जाता है, मिलकर काम किया जाता है। परिवर्तन एवं परिवर्तन प्रबंध हेतु तैयार रहना। परिवर्तन यानी एक पेशेवर प्रबंध परिवर्तन के लिए भी तैयार है और परिवर्तन में प्रबंध करने हेतु भी क्या रहता है, वो तैयार रहता है। संगठन में नियुक्ति एवं पदोन्नति दक्षता पर आधारित होनी चाहिए। यानी एक संगठन के अंदर बात करें तो जो भी पदोन्नति है, प्रमोशन है या नियुक्ति है, वह दक्षता के आधार पर हो, न कि जन्म स्थान या पारिवारिक संबंधों के कारण होनी चाहिए। तभी जब नियुक्ति पदोन्नति दक्षता पर आधारित होगी तभी एक अच्छा कार्मिक उस संगठन को मिल सकता है, एक अच्छा प्रबंधक संगठन को मिल सकता है। अनुकूलतम निर्णय प्रक्रिया, जिससे विभिन्न पक्षों का हेतु, यानी एक पेशेवर प्रबंध के अंदर जो निर्णय प्रक्रिया है वो अनुकूलतम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समाज को संतुष्टि प्रदान करे, ऐसी उनकी निर्णय प्रक्रिया होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, जो प्रकृति का अंतिम बिंदु है। देखिए प्रबंध की सार्वभौमिकता की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है कि किसी ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना। देखिए सार्वभौमिक यानी किसी ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना, ये होता है सार्वभौमिकता। सर्वत्र लागू होना, समान रूप से लागू होना। ठीक है, अब प्रबंध सार्वभौमिक है या नहीं है, तो इसका कुछ विद्वानों ने पक्ष में तर्क दिया, कुछ विद्वानों ने इसके विपक्ष में तर्क दिए। हम दोनों की बात करते हैं कि प्रबंध को सार्वभौमिकता के पक्ष में क्या तर्क है या विपक्ष में क्या तर्क है, अपन दोनों की चर्चा करते हैं। तो पहले बात करता हूं मैं सार्वभौमिकता के पक्ष से संबंधित तर्क। देखिए प्रबंध की जो प्रक्रिया है, प्रबंध की प्रक्रिया सभी तरह के संगठन में एक देश में समान रूप से पाई जाती है। देखिए सभी तरह के संगठन तो ठीक है, ये संगठन, लेकिन ये तो सभी तरह के अलग अलग संगठन है, लेकिन होने का चाहिए एक ही देश में, एक ही देश में। तो प्रबंध प्रक्रिया सभी तरह के संगठन में एक देश में समान रूप से पाई जाती है, इसके पक्ष में तर्क है। नंबर 2, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है।
यद्यपि इन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय देश या संगठन विशेष की परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, जो सिद्धांत बने हुए हैं वो सिद्धांत सार्वभौमिक है, लेकिन उन सिद्धांतों को प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति है या जो विभिन्न परिस्थितियां हैं या विशेष परिस्थितियां हैं उनके ध्यान के अनुसार, उनके अकॉर्डिंगली उनका उपयोग किया जाता है कि कौन सा सिद्धांत किस जगह कहां पर कैसे लागू करना है, वो उस देश की परिस्थिति, उस संगठन की परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो ये तो थे हमारे सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क। अब मैं आगे बात करता हूं सार्वभौमिकता के विपक्ष में तर्क क्या है। यानी कुछ विद्वानों ने माना कि प्रबंध के जो सिद्धांत है या प्रबंध है वो जरूरी नहीं कि हर संगठन में समान रूप से लागू किया जाए। तो इसके विपक्ष में तर्क देने के लिए सबसे पहले नाम आता है स्टीफन रॉबिन्स। स्टीफन रॉबिन्स ने कहा कि प्रबंध के सिद्धांत अधिकांश परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं, जैसी परिस्थितियों की वैसे लागू होंगे, किंतु इन्हें सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि सार्वभौमिकता के परीक्षण में ये खरे नहीं उतरते हैं कि जरूरी थोड़ी किसी देश की परिस्थिति कैसी हो उसमें कौन सा सिद्धांत को किस तरीके से लागू किया जाए, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए स्टीफन रॉबिन्स ने इसके विपक्ष में तर्क दिया कि प्रबंध सार्वभौमिक नहीं है। दूसरे आए हमारे गिर हॉफस्टैड, और इन्होंने कहा कि प्रबंध प्रणालियों का अध्ययन कर निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि मानवीय विशेषताएं विभिन्न है, अलग अलग देशों में अलग अलग मानवीय विशेषताएं हैं, इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब मानव की विशेषताएं अलग है तो नो डाउट वहां के प्रबंधकों की विशेषताएं अलग होगी। अब वह उन सिद्धांतों को कैसे लागू करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रबंध के सिद्धांतों को सर्वत्र या स्वतंत्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रबंध की प्रकृति कि एक बहुविद्या के रूप में, कला एवं विज्ञान के रूप में, पेशे के रूप में, और प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया, प्रबंध पेशे की सार्वभौमिक प्रक्रिया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रबंध के क्षेत्र की। प्रबंध के क्षेत्र की देखिए, मुख्यतः जो प्रबंध के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, वो दो भाग कौन कौन से हैं? प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र और प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र। प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र किसे कहा गया है? कि किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र को, यानी एक उपक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं की जा रही है, संगठन में कौन कौन सी क्रियाएं की जा रही है, वो तो हो जाएगा आपका क्रियात्मक क्षेत्र। दूसरा है गैर व्यावसायिक क्षेत्र, यानी जो विभिन्न प्रकार के संगठन जिनमें प्रबंध का प्रयोग होता है, एनजीओ जैसे एनजीओ है या जो गैर लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, और वह अपने संगठन में जो प्रबंध का प्रयोग करती है तो वो गैर व्यावसायिक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र की। तो प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? नंबर 1 व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, नंबर 2 गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, और नंबर 3 प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें क्रियात्मक क्षेत्र में, व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में बात करें तो सबसे पहला आता है उत्पादन प्रबंध। क्या आता है? उत्पादन प्रबंध। अब इस उत्पादन प्रबंध में क्या होता है? इस उत्पादन प्रबंध यानी प्रबंध की वह शाखा, जिसमें उत्पादन संबंधित किस्म नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, यानी जिसमें उत्पादन संबंधी है या किस्म संबंधी है को शामिल किया जाता है, तो किसमें आता है? हमारे उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत आता है। इसकी अगर अपन दूसरी शाखा की बात करें, और इसकी तो दूसरी शाखा है सामग्री प्रबंध। क्या है? सामग्री प्रबंध। अब इस सामग्री प्रबंध क्या आएगा? इस सामग्री प्रबंध में सामग्री का क्रय, उसका भंडार, उसकी उतराई, उसकी चढ़ाई, उसका स्टॉक, उसका नियंत्रण आदि क्रियाओं को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, यानी सामग्री से संबंधित किसमें आ जाएगा? आपका सामग्री प्रबंध के अंतर्गत आता है। नंबर 3 बात करूं मैं, नंबर 3 में आता है विपणन प्रबंध।
नाम में स्पष्ट है चाहे ये सारे वर्ड विपणन प्रबंध, और इस विपणन प्रबंध के अंतर्गत क्या आता है, वस्तुओं का विक्रय या उस वस्तुओं के विक्रय संबंधी या विक्रय संवर्धन संबंधी क्रियाएं, विक्रय शाखाओं की स्थापना करना, उनका संचालन करना, वितरण श्रृंखलाओं का चयन करना, विक्रय शक्ति प्रबंध करना, इन सारी क्रियाओं को इस विपणन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए सिंपल सवाल ये भी बन सकता है कि विपणन प्रबंध में किन किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है, या उत्पादन प्रबंध में किन किन क्रियाओं को, छोटा सा कहीं से कोई सवाल पूछा जा सकता है, 1 नंबर का सवाल। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4, वित्त प्रबंध। नाम से स्पष्ट है वित्त प्रबंध, वित्त की व्यवस्था कहां से करनी है, वित्त के कौन कौन से सोर्सेज है, वित्त को कहां कहां यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना है जिससे अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत आते हैं, वित्त प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें सेवी वर्गीय प्रबंध। नंबर 5, सेवा वर्गीय प्रबंध। इस सेवा वर्गीय प्रबंध के अंदर जैसे एचआर जो डिपार्टमेंट है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की अपन बात कर रहे हैं, यहां पर मानव संसाधन विकास की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो सेवा वर्गीय प्रबंध के अंदर क्या आएगा, नए कार्मिकों की भर्ती, उनका चयन, उनको उनके ज्ञान के अकॉर्डिंगली दक्षता के अनुसार पद, उनके कार्य समझाना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनका श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा या जो दुर्घटना की रोकथाम, कार्य दशाओं में सुधार, ये सारा जो है वो किसके अंतर्गत आता है, सेवी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसका पॉइंट है कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध क्या है, यानी व्यवसायिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी सारी क्रियाएं कहां से नियंत्रित होती है, वो सारी सारी क्रियाएं नियंत्रित होती है कार्यालय से। कहां से नियंत्रित होती है, कार्यालय से नियंत्रित होती है। अब अभिलेखों का संधारण करना, अभिलेखों का संरक्षण करना, ये सारा कहां से होता है, यानी एक तरह से अपन बात करें संगठन की जो भीतरी कार्यविधि है वो कहां से संपादित की जाती है, कार्यालय प्रबंध से संपादित की जाती है। फिर आता है शोध एवं विकास प्रबंध। शोध एवं विकास प्रबंध, और इस अपन बात करें शोध एवं विकास प्रबंध की अगर अपन बात करते हैं, इसके अंतर्गत नए मार्केट, नए बाजार, नई तकनीक की खोज करना, ग्राहक की रुचि, फैशन, आवश्यकता, इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि ग्राहक क्या चाहता है, नए बाजार कौन कौन से हैं जहां पर हम हमारे उत्पादन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये सारा इसके अंतर्गत आता है, शोध एवं विकास के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। गैर व्यवसायिक के अंदर अपन बात करें जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध, जिसमें प्रबंध की खूब सारी शाखाएं है, जिसमें पानी है, बिजली है, गैस, परिवहन, संचार, ये सारे जो है ये गैर व्यवसायिक के अंतर्गत आ गए। वातावरण प्रबंध है, यानी एक संगठन या जो उपक्रम चल रहा है उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ कैसे रखा जाए, वातावरण अथवा पर्यावरण प्रदूषण को रोका कैसे जाए, ये समझ जानकारी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिर अपन बात करें शिक्षा प्रबंध। शिक्षा प्रबंध के अंतर्गत कार्मिकों को शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, उनका विकास करना, उसका विस्तार करना, वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये गैर व्यवसायिक प्रबंध के आगे। अब अपन बात करें नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। सवाल छोटा पूछा जा सकता है कि प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से, तो इसमें आप सिर्फ नाम ध्यान रखना कि नवीन क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध है, आयात निर्यात प्रबंध है, विनियोग एवं पोर्टफोलियो प्रबंध है, लघु व्यवसाय प्रबंध है, फर्म प्रबंध है, थोक एवं फुटकर व्यापार प्रबंध है, जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंध है, विपणन शोध प्रबंध है, संघर्षों का प्रबंध है, समय का प्रबंध है, ज्ञान का प्रबंध है। ये सारे नवीन क्रियात्मक है। इसमें आपको भी थोड़े नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं इसके अंदर। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। अब कुछ नाम बता देता हूं, जैसे आयात निर्यात प्रबंध, समय का प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, जोखिम एवं सुरक्षा का प्रबंध, परिवर्तन का प्रबंध। ये कुछ नाम अच्छे से याद रखना, ये नवीन क्रियात्मक के श्रेणी में आजकल आते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है। अब आप इसको एक बार पुनः देखें,
वीडियो को कि क्या क्या इसके अंदर मैंने कहा है, कौन सी बातें कही है। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बता दो, ये चैनल या ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन सब बोर्ड के बच्चों तक पहुंचाएं जो इस 22 जून को व्यावसायिक अध्ययन का एग्जाम देने जा रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कल हम चर्चा करेंगे आगे की।